नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां बीजेपी आज देश प्रदेश में एकजुटता के साथ स्थापना दिवस मना रही है, लगातार जनता को उपलब्धियां गिनवा रही है, वहीं कांग्रेस है कि अभी तक धड़ों में बटी नजर आ रही है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर जमकर निशाना साधा। वैसे भी समय समय पर कांग्रेस की गुटबाजी अलग अलग रूप में नजर आ ही जाती है। संगठन बनाने और राहुल गांधी की सख्ती का भी कोई असर कांग्रेस पर नहीं हो रहा। वहीं चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाएगी, यह सवाल है। तो हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बना दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, नेता विपक्ष बन गए, लेकिन पार्टी के अंदर खाने की जो नूरा कुश्ती है वो खत्म नहीं हो रही। अभी बीते दिनों हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव में किस तरह से सीट में क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा की सीटों को लेकर, और पार्टी के अंदर खाने कलह उभर कर सामने आने लगी। कुछ विधायक हैं जैसे मोहम्मद इजराइल हैं, मोहम्मद इलियास हैं, ये तमाम नाम हैं कांग्रेस के जो खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उनके जो वोट क्रॉस हुए, जो उनके वोट कहीं ना कहीं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उस पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में हालांकि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सफाई भी दी, जो हरियाणा का नेतृत्व है कांग्रेस का उसके सामने, लेकिन बावजूद इसके गुटबाजी कम क्यों नहीं हो रही, एकजुट क्यों नहीं हो रही पार्टी, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी जिस तरह से स्थापना दिवस आज अपना मना रही है, 47वां, पूरे हरियाणा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार बीजेपी की उपलब्धि का बखान कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो जनता तक योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, उनकी भी बात वो करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी एक तरफ मजबूत धड़ा है, दूसरी तरफ कांग्रेस अंदर खाने अंदरूनी कलह से ही जूझ रही है। कैसे कर पाएगी मुकाबला, ये तमाम बड़े सवाल हैं। क्या पार्टी से कुछ उम्मीद कांग्रेस से और की जा सकती है बीजेपी का मुकाबला करने में? किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे एकजुट हो? राहुल गांधी की नसीहतों के बाद भी क्यों नहीं पार्टी संभल रही? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 6 अप्रैल को बीजेपी ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। पूरे देश में जश्न था, क्योंकि 2014 से तो पार्टी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। शायद इसी वजह से सोमवार को गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिद्वंदी सियासी पार्टी कांग्रेस पर जोरदार सियासी निशाना लगाया। इनके प्रभारी और इनके विपक्ष के नेता दोनों कुर्सी डहों बैठे थे, दोनों सारी वोट देख रहे थे। फिर किसने क्रॉस वोटिंग कर दी, हुड्डा साहब बताएं या इनके प्रभारी बताएं किसने क्रॉस वोटिंग करी है? देखा तो इन्होंने दोनों ने, और कौन देखने वाला? या तो फिर इनकी चाल है कोई ना कोई, ये दूसरे को बदनाम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में और प्रदेश के लोगों में आपसी भाईचारे के लिए सद्भावना यात्रा लेकर निकले पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी की पोल अब खुल रही है, लोग देख रहे हैं। बीजेपी का गोल्डन पीरियड चल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी काम करिए, मजबूत संगठन, कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत है। और एक मेरे को लगता है आज का दिन, चूंकि वो स्थापना दिवस पे जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी शायद आत्ममंथन का दिन है आज। नहीं, वो तो उनका तो गोल्डन पीरियड चल रहा है क्योंकि सत्ता में है, लेकिन देश का तो भंटाधार कर रखा है उन्होंने। मतलब लोगों को झूठ परोस परोस के 12 साल गुमराह किया हुआ है, और ये तो अब कुछ जाके परतें खुलनी शुरू हुई हैं, और जिस प्रकार का मजबूत नेतृत्व देने का ये दावा करते थे, उसकी पोल खुलनी शुरू हुई है। लबोलुआब ये कि बीजेपी जहां लगातार जीत का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस आज भी गुटों में बटी है। यानी विरोधी से निपटने के बजाय कांग्रेसी आपस में निपट रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी से सियासी पंजा कैसे लड़ाएगी? वहां पंजा है और यहां उंगलियां लड़ाई लड़ रही हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो बीजेपी लगातार जहां अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस के आगे बड़ी चुनौती है एकजुट होना, और सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट बनाए रखना।
पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में विश्वास क्यों नहीं पनप रहा? और अगर कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी लगातार उनके नेताओं को, उनके विधायकों को उनसे चोरी कर रही है, उनको खरीद फरोख्त कर रही है, तो महिपाल ढांडा को भी हमने कहते सुना था कि क्या वो बिकने को बैठे हैं जो दूसरी पार्टी खरीद लेगी? देवेंद्र, तमाम सवाल हैं, चुनौतियां अपरंपार हैं, समाधान कैसे निकले? कांग्रेस की स्थिति, मौजूदा स्थिति क्या है? बीजेपी तो अपना स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन कांग्रेस का क्या हाल नजर आता है अब तक? देखिए सौरभ, वो कहावत है ना, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की हमने। दवा करते गए और मर्ज बढ़ता गया, बेकाबू हो गई बीमारी। कांग्रेस का वही हाल है। देखिए कांग्रेस आज भी, मैं समझता हूं, आप देखिए 37 विधायक जिस पार्टी की है और 10 में से 5 सांसद जी। आप देखिए इतनी बड़ी फौज है, वही फौज, उससे थोड़ा ज्यादा फौज बीजेपी शानदार तरीके से अपनी पार्टी चला रही है, गतिविधियां चला रही है, पूरा डिटरमाइंड होके एक रणनीति के तहत प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ मतलब परफेक्ट है। और वही कांग्रेस थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अनुभव है, लेकिन वो अपने अहम के कारण, मैं ये कहता हूं कांग्रेस की जो स्थिति है सौरभ, हाँ। कांग्रेसियों के कारण है, नेता खुद जिम्मेदार है इसके। राहुल गांधी हाईकमान क्या करेगा? बिल्कुल, हाईकमान ने और राहुल गांधी ने, बड़े नेताओं ने इनको फ्री हैंड भी दिया था, तब अपनी मर्जी से फैसले लिए, लेकिन गर्त में चली गई पार्टी। देखिए 2024 का सब लोग मान रहे थे, बीजेपी के लोग भी मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, इतना अच्छा मौका था, लेकिन अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों की वजह से, टिकट की गलत जो वितरण था उस वजह से बीजेपी ने अपनी कमजोरियों को पहचाना, उनको तराशा, अपनी कमजोरियों को दूर किया और शानदार तरीके से चुनाव जीता। पहले से ज्यादा सीट आई 2024 में। तो देखिए मैं एक ताजा उदाहरण देता हूं आपको सौरभ जी। पानीपत युद्धों का मैदान कहा जाता है। पानीपत में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही, कभी यहां 5 बार एक ही पार्टी के विधायक रहे, लेकिन उसके बाद अब 3 बार से बीजेपी। अभी कांग्रेस का जो हाल है, पानीपत की 1 मिनट लूंगा आपका। बिल्कुल। पानीपत में जो जिलाध्यक्ष बनाएंगे, दोनों हुड्डा ग्रुप को अपना नेता मानते हैं, गुट को भूपेंद्र हुड्डा की कृपा से बने हैं, शहरी और ग्रामीण। लेकिन हाल ही है कि ब्रजेंद्र सिंह जो पूर्व सांसद हैं, आईएएस की नौकरी छोड़कर 20 साल तक डिप्टी कमिश्नर बड़े पदों पर काम किया, वो आदमी राजनीति में आया, इतनी बढ़िया नौकरी छोड़ के आईएएस 10 टॉपर में रहे थे ब्रजेंद्र सिंह, मेरे को ध्यान है। तो लेकिन राजनीति में आज वो संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, मुंह माथा मिट्टी मिट्टी है, रोजाना कई किलोमीटर चल रहे हैं। तो उनका ये कहना है, पानीपत आज आए थे, मैंने उनसे पूछा आपका इस संघर्ष का लक्ष्य है? उन्होंने कहा जी मैं कुछ ऐसी ताकतों से लड़ रहा हूं, वो पार्टी के अंदर भी पार्टी से बाहर भी, उन ताकतों से लड़ रहा हूं ताकि कांग्रेस अपने मुकाम को हासिल करे। पानीपत में ये स्थिति है। ब्रजेंद्र सिंह बड़े नेता है, सांसद रहे हैं। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह जिनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री है, 40 साल से राजनीति में है, लेकिन दोनों जिलाध्यक्षों में कोई शामिल नहीं हुआ इस कार्यक्रम में। और ऐसे ही पहले शैलजा और हुड्डा कांग्रेस थी, अब तीसरा ध्रुवीकरण ये हो रहा है। ब्रजेंद्र सिंह यात्रा लेकर आया है, तो अब चौधरी वीरेंद्र सिंह उन लोगों को घरों से निकाल कर आए जो भूपेंद्र हुड्डा के करीबी थे, जिनको टिकट नहीं मिली, घर नाराज होकर बैठे थे। कल बलबीर पाल शाह से मिल के आए हैं ब्रजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, और कल उनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये हालत है गुटबाजी की। तो ऐसे में कैसे गुटबाजी से पार पाया जाए, बड़ा सवाल है। महेश, हमने देखा कि बीजेपी में एक शब्द सबसे सटीक बैठता है, उस पर बात करना, उस पर कहना भी बहुत लाजमी है, स्वीकार्यता। हमने देखा कि राव इंद्रजीत का टकराव हुआ पार्टी से, अपनी अलग ताकत दिखाने की उन्होंने कोशिश की। अनिल विज ने मोर्चा खोला, उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इसमें तमाम दक्षिण हरियाणा के कुछ और भी नेता हैं जिनके नाम मैं लूँ तो उनका भी कहीं ना कहीं बाहुबल देखने को मिला। लेकिन बावजूद इसके सीएम सैनी ने बड़े लाइटली सब चीज़ों को कमांड अप किया और उसके बाद स्वीकार किया जो नेता जिस पक्ष में था। कांग्रेस के पूर्व नेता रहे राव इंद्रजीत, उसके बाद बीजेपी ने बड़े अच्छे तरह संभाला। तो स्वीकार्यता कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं स्वीकार्यता शब्द को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यहाँ स्वीकार्यता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरीके की व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है, और न सिर्फ हरियाणा के संदर्भ में, राष्ट्रीय फलक पर आप पूरे परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे तो अलग अलग प्रदेशों में यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी मास लीडर को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है। यहाँ पर जो रिमोट से चलाया जा सकता है वो
मुख्यमंत्री बनता है भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों का। आप देखिए कि अलग अलग प्रदेशों में जितने भी जो मास लीडर की श्रेणी में आप जिसे मिलेंगे, किसी भी प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित है, उन चेहरों को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई। या तो उन्हें केंद्र की राजनीति में बुला लिया गया और नहीं तो उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया। किसी गुमनाम को, किसी विधायक को, किसी कहीं की एक कमजोर सी कड़ी को सबसे मजबूत बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई और हर एक प्रदेश में इस तरह की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में सबसे जो बड़ा चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और दूसरा जो चेहरा है वो अमित शाह का है और तीसरा चेहरा मुझे लगता है कि कोई नहीं है। किसी को भी इस बात की गलतफहमी ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को वो चला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और अगर एग्जीक्यूशन की पावर किसी के पास है, दूसरे पायदान पर अगर कोई खड़ा है तो अमित शाह खड़ा है और तीसरे पायदान पर कोई नहीं है। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश के परिदृश्य को भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पहले दूसरे पायदान पर भी कोई नहीं है। जो अमित शाह चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे, बस वही होगा। आप देखिए कि कांग्रेस के किसी स्टेट में आपको मुख्यमंत्री बदलना हो तो क्या ये संभव है? पार्टी टूट जाती है, पार्टी दो हिस्सों में बिखर जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना कांग्रेस पार्टी आला कमान के लिए मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर मुख्यमंत्री बदलना हो तो ये कितना आसान है। मनोहर लाल खट्टर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मनोहर लाल खट्टर की 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री काफी खुले दिल से तारीफ कर रहे थे, लेकिन 24 घंटों के बाद ऐन मौके पर मुख्यमंत्री बदलने की बात सामने रख दी गई और नायब सिंह सैनी का हाथ ऊपर उठा दिया गया। भले ही अनिल विज नाराज होकर वहां से निकले हों, लेकिन नाराज होकर निकले तो अब तक हाशिए पर हैं और आप देखिए कि एक तरीके से हाशिए पर ही रखा गया है। गृह मंत्रालय उन्हें दिया गया था मनोहर लाल खट्टर के वक्त में भी, लेकिन सीआईडी उनसे छीन ली गई थी और अब तो एक तरीके से सबसे हाई प्रोफाइल मंत्री उन्हें होना चाहिए था, लेकिन वो हाई प्रोफाइल मंत्रालय इस वक्त नहीं संभाल रहे हैं। तो मानकर चलिए कि अभी तो एक मैं अपने परिभाषा में अगर उसे परिभाषित करने की कोशिश करूं तो मुझे नहीं लगता कि जो हाई प्रोफाइल मंत्री के तौर पर अनिल विज का कद होना चाहिए था इस वक्त सरकार में नजर आ रहा है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री बदल सकती है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलना पार्टी आला कमान के बस की बात है। और अनुशासन की बात की जाए तो अनुशासन तो इसलिए है कि मोदी जो चाहेंगे वही होगा, अमित शाह जो चाहेंगे वही होगा और उसके अलावा किसी की चाहत का कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और कुछ हमने राज्यों में उदाहरण भी देखे हैं। राजस्थान में हमने देखा कि एक कॉमन मैन को भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश में हमने देखा मोहन यादव को दी गई। बिल्कुल साधारण से चेहरा थे, पहचाने नहीं जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि परिणाम आए तो विष्णुदेव साय को दी गई। बिहार में भी कुछ इसी तरीके का मेलाजोल देखने को मिल रहा है। हालांकि जो जेडीयू है उसका पलड़ा ज़रूर भारी है। हरियाणा में भी हमने देखा, जो जिक्र आपने भी किया, कि मनोहर लाल को स्लाइटली हटाया, केंद्र की जिम्मेदारी दी और सीधे तौर पर सीएम सैनी को शिफ्ट कर दिया बतौर मुख्यमंत्री। अब सवाल ये है वीरेन जी, मेरा अगला सवाल आपसे वो ये कि अब कांग्रेस के लिए चुनौती किस स्तर पर कहां तक देखते हैं? जिलाध्यक्षों की हुई, हमने अक्सर जिक्र किया कि अब तो काफी हद तक कम हो गई चुनौती। अब मौजूदा स्थिति क्या है? जहां बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, क्या कांग्रेस में भी उतना जोश है? नहीं, कांग्रेस में जोश नहीं है। उसका कारण है जी भाई, कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं, मतलब जो भी सत्ता से लाभ लेना चाहते हैं। अब कांग्रेस जो है त्याग चाहती है, त्याग मांगती है, समर्पण मांगती है, लेकिन ना तो अब त्याग में कार्यकर्ता है, ना समर्पण करने वाले कार्यकर्ता है। तो जो कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता हैं वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। तो कोई अपने पद के लिए लड़ रहा है, कोई अपने आप को स्थापित करना चाहता है, कोई अपने पुत्र को स्थापित करना चाहता है। तो कांग्रेस में तो ये वर्चस्व की लड़ाई है और ये चल रही है। संगठन की भूमिका नहीं है भाई, संगठन को मजबूत बनाना ये उद्देश्य नहीं है। चाहे चौधरी बजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं तो उनका काम कांग्रेस को मजबूत बनाना नहीं है और वो कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा भी नहीं है भाई। उसको कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक यात्रा घोषित किया, ऐसा नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए, अब कांग्रेस में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो इसलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसके लिए अब अपने आप को स्थापित करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते हैं, कुमारी शैलजा अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, रणदीप सुरजेवाला खुद जो है अपना वर्चस्व चाहते हैं। तो पार्टी के स्तर पर जो एक रचना होनी चाहिए, जो पार्टी को मजबूत करने की क्या होनी चाहिए, जो संघर्ष होना चाहिए, तो दिखाई देता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय हैं,
हर महीने प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम बूथ स्तर पर सुना जाता है। बिल्कुल। 20,000 बूथ हैं हरियाणा में, तो भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर पर बूथ प्रबंधन है, तो कांग्रेस का कहाँ है? जी बिल्कुल कांग्रेस के सिर्फ जिला अध्यक्ष बना देने से संगठन की परिकल्पना पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के हर जिला मुख्यालय पर कार्यालय है, और जब कांग्रेस इतने वर्ष तक सत्ता में रही तो कांग्रेस की तो सोच ही नहीं बनी। कांग्रेस ने तो अपने कार्यालय स्थापित नहीं किए। अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्तर पर व्यापक प्रभाव है, और देखिए जो सत्ता की चाह होती है वो भी उमंग भी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जी। में। कोई किसी स्तर का कुछ पद चाहता है, कोई संगठन में चाहता है, कोई सरकार में भागीदारी चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सोशल मीडिया में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, फील्ड में भी सक्रिय हैं। तो लेकिन कांग्रेस में तो ऐसी कोई सक्रियता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को, फिर जिला स्तर पर निर्देश दिए जाते हैं, वो अभियान चलते हैं, अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा कोई अभियान चलता नहीं, कोई निर्देश नहीं आते। इक्का दुक्का प्रदर्शनों के अवश्य आए हैं, निर्देश आए हैं, आपने प्रदर्शन करने हैं, लेकिन प्रदर्शनों में कितने लोग जुटे? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो ही नहीं जुटे। बिल्कुल। तो इसलिए अब चुनाव तो दूर है, 3.5 वर्ष का समय है, तो ऐसे में कांग्रेस में तो सक्रियता या उत्साह है नहीं। अब नगर निगम के चुनाव में, 3 नगर निगमों के, नगर परिषदों के, नगर पालिकाओं के चुनाव में, तो उसके लिए भी उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। और भारतीय जनता पार्टी में अब देख लीजिएगा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के एक सदस्य का पद जो है इसी महीने रिक्त हो रहा है, सूचना आयुक्तों के 2 पद रिक्त हो रहे हैं, इसी महीने रिक्त हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो चाहवान कार्यकर्ता हैं, जो इच्छा रखते हैं, वो भी लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में तो कुछ मिलना नहीं है। कांग्रेस में तो अब आकर सड़क पर संघर्ष करना है। तो इसलिए अब सड़क पर संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसे कार्यकर्ताओं का अकाल है, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भी, वो किसी न किसी गुट विशेष से जुड़े हुए हैं, पार्टी से नहीं जुड़े हुए। उनका सीधा संपर्क किसी गुट के साथ है, किसी न किसी नेता के साथ है। तो वो जब नेता का निर्देश आता है तभी सक्रिय होते हैं। मतलब संगठन के स्तर पर जो एक रचना होना चाहिए, जो संगठन का विचार होना चाहिए, वो तो कांग्रेस में दिखाई देता नहीं। और ये स्थिति आगे भी रहने वाली है, इसमें कोई परिवर्तन आ जाएगा ऐसा है नहीं। अब जिला अध्यक्ष बना दिए, जिला अध्यक्षों की कहां तक पहुंच है? अब ये राज्यसभा की एक सीट रिक्त हुई थी, उसका चुनाव था, तो क्या आपने प्रदेश स्तर के नेताओं से, जिला अध्यक्षों से क्या राय ली भाई किसको टिकट दिया जाए? भाई आधार सिर्फ संगठन की नियुक्ति कर देने से ये समस्या हल नहीं होती। कार्यकर्ताओं से जब तक फीडबैक नहीं देंगे तो हम संगठन को और किस तरह मजबूत बना सकते हैं? जिन लोगों को आगे लाना चाहिए, कांग्रेस की विचारधारा को किन किन लोगों से जोड़ा जाना चाहिए, तो आपको अब काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, बस्ती-बस्ती संपर्क अभियान चला रही है, लेकिन कांग्रेस में ये कहाँ है? कांग्रेस में तो कोई बयान है ही नहीं। तो कांग्रेस में तो ऐसे ही रहने वाला है। कांग्रेस में संगठन स्तर पर कोई बदलाव होने नहीं वाला। वहाँ व्यक्ति पूजा पहले भी होती आई है, आगे भी होगी, ये क्रम तो चलते रहने वाला है। विनीत जी, एक बड़ा सवाल है, वो सवाल ये कि परिवारवाद का जो आरोप हमेशा से कांग्रेस पर लगता रहा है, हरियाणा में भी हम वही देख रहे हैं। हुड्डा के हाथ में फ्री हैंड दिया, हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया, वो एक बड़ी वजह पार्टी की विस्तार की, एक्सपेंशन की ना हो पाना मानते हैं? या फिर जो बात महेश ने जिस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी में सिर्फ 2 ही कमांड कंट्रोल सेंटर हैं, एक तो मोदी जी और दूसरा अमित शाह, शीर्ष नेतृत्व का कमजोर होना, दोनों में से क्या मानते हैं सर? देखिए, शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में मजबूत है, इसलिए हरियाणा में भी अनुशासनहीनता के मामले आए, मंत्रियों में अब भी विवाद है, संगठन स्तर पर भी विवाद है। विवाद होते आए हैं, हर पार्टी में होते हैं, कोई अलग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में अलग नहीं है। कई तरह के मंचों पर भी ऐसे विवाद उभर कर आए हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व है वो मजबूत है, शक्तिशाली है, तब उसके जो सर्वोच्चता है उसको स्वीकार करते हैं। कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं, कांग्रेस तो बेलगाम है, एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे हैं, अभी भी कोई असर हुआ नहीं है, अभी भी बयानबाजी जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर इक्का दुक्का स्तर पर बयानबाजी हो जाती है तो बाद में उसको नियंत्रित कर लिया जाता है, उनको किसी ना किसी से डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पर तो ऐसा है नहीं, तो कांग्रेस में भी ये स्थिति रहने वाली है। तो इसलिए अब देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है काफी मजबूत है, और कांग्रेस के संगठन में शिथिलता है, उसमें कोई मजबूती आ जाएगी, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं। देवेंद्र, एक सवाल है, वो सवाल ये, बिजेंद्र सिंह जब अपनी यात्रा निकाल रहे थे, आपने एक सवाल किया था, कांग्रेस का आत्ममंथन का दिन है और बीजेपी अपना बड़ा दिन मना रही है। उन्होंने बीजेपी पर तो निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस के आत्ममंथन पर कोई जवाब नहीं दिया। पार्टी में आत्ममंथन की जरूरत है या नहीं है, वो मानते या नहीं मानते, या कांग्रेस में अभी भी बड़े स्तर पर अंदरूनी कलह है और वो जानते हैं कि आत्ममंथन आसानी से हो नहीं सकता?
देखिए सौरभ, एक चीज मैं ये कहता हूँ, ब्रजेंद्र सिंह यात्रा लेकर कल से करनाल लोकसभा में आए हैं। कल उन्होंने घरोंडा की विधानसभा की आधा दिन पानीपत ग्रामीण किया, आज पानीपत ग्रामीण पूरा किया, कल वो पानीपत सिटी में निकलेंगे और 2 दिन समालखा विधानसभा में। मतलब उनका ये मानना है कि 9 की 9 विधानसभा सीटें इस बार बीजेपी ने जीती है, इसी वजह से ब्रजेंद्र सिंह जोर लगा रहे हैं। दूसरी बात देखिए, अभी तक भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस और शैलजा कांग्रेस को हम मान रहे थे, पानीपत में भी यही स्थिति है कमोबेश, लेकिन अब मेरे को लगता है रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, हुड्डा और एक चौथा गुट तैयार हो रहा है जिसका नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह भी निकल गया है। आज जो पानीपत कार्यक्रम हो रहा है, कल करनाल में था, कल पानीपत रहने वाला शहरी का 2 दिन समालखा का जो आज कार्यक्रम बताया गया है, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह अपना काफिला लेके निकले। आप ये चौथा गुट मान लीजिए। जो लोग भूपेंद्र हुड्डा से नाराज होकर घरों में बैठे थे कि हम इतने साल से आपके पीछे, हमें टिकट नहीं आपने दी, बाकी सब कुछ मिला लेकिन टिकट नहीं मिली उनको, रूठ के घर बैठे हैं। आज मैंने देखा भूपेंद्र हुड्डा के करीबी लोग जो सालों से भूपेंद्र हुड्डा के साथ थे, आज वो वीरेंद्र सिंह के काफिले में थे। जब मैं ये कवरेज पे गया हुआ था तो मेरे को लगता है वीरेंद्र सिंह का गुट चौथा गुट बन रहा है। और मेरे को ये भी खबर है, आपको बता दूं एक लाइन में सौरभ, इस तरह की कयास है कि पूरे जो बड़े नेता है कांग्रेस के, राहुल गांधी इन सबसे बहुत नाराज हैं और चर्चा है कि विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में, इसके बाद हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, कुछ नए चेहरों को सामने लाया जा सकता है, उनको बागडोर दी जा सकती है। ये ताजा और सूत्रों के द्वारा जानकारी है। महेश, अब सवाल यह है, जातीय समीकरणों का बड़ा खेल हमने देखा हरियाणा में, लोकसभा चुनाव में भी देखा और विधानसभा चुनाव में देखा, बड़ा परिवर्तन देखा, ध्रुवीकरण देखा, पोलराइजेशन देखा। ऐसे में सवाल यह है कि दक्षिण हरियाणा बेल्ट की अगर बात करें तो वहाँ बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस को जातीय समीकरणों को साधने की भी ज़रूरत है, अंदर खाने विश्वास भी जगाने की ज़रूरत है। और अगर क्रमबद्ध तरीके से देखें तब से अब तक की पूरी एक्सरसाइज, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष की नियुक्ति और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति, तो क्या ऐसी स्थिति में पार्टी आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी को कुछ हद तक भी टक्कर दे पाए? क्योंकि जितनी पुरानी पार्टी है तो जाहिर सी बात है मजबूती तो आनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पुरानी पार्टी, इस बात से तो इनकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अक्सर कहा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को नहीं हराती है, कांग्रेस पार्टी को हरा देती है और फायदा भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है। जातिगत समीकरणों का जिक्र आप कर रहे हैं, अगर जातिगत समीकरणों को साधने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में कर लेते तो इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। जीती बाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हारते। एससी वोटर्स जो लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की वोटिंग के लिए कतारों में खड़े थे, वो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आए। वो जाति विशेष जिससे संबंध कुमारी शैलजा का है, वो हर एक वोटर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट कर रहा था। लेकिन जैसे ही नानौंद विधानसभा क्षेत्र में टिकट का फैसला सामने आया और कुमारी शैलजा नाराज होकर अपने घर चली गई और 9 दिनों तक जब चुनाव प्रचार बिल्कुल पीक पर था विधानसभा का, उस वक्त चुनाव प्रचार से हट गई। उस वक्त तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई थी कि विधानसभा चुनाव आते आते एससी वोटर जो है कांग्रेस पार्टी के पास से खत्म हो चुका था। एक वो वोटर जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट माना जाता है अनुसूचित जाति वर्ग में, जिससे संबंध कुमारी शैलजा का है, जिस जाति से वो नाराज हुई क्योंकि कुमारी शैलजा नाराज थी और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट किया, यानी भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिला। और वो आधा सेगमेंट है जिसे डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड क्लास, एक अलग वर्गीकरण जो कि अनुसूचित जाति के भीतर एक अलग वर्गीकरण का वायदा जो है नायब सिंह सैनी ने किया था, वो फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिला। तो आधा भारतीय जनता पार्टी ने खुद ले लिया और आधा कुमारी शैलजा की नाराजगी की वजह से चला गया। यही परिस्थिति दक्षिण हरियाणा में रही, यही परिस्थिति ओबीसी वोटर्स को लेकर रही। तो ये मानकर चलिए कि कोई चेहरा ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास नहीं था जो कि ओबीसी की तरफ से सामने रख दिया जाए और ओबीसी वोट आकर्षित हो। कोई चेहरा ऐसा नहीं था कि जो एससी की तरफ से जो है अनुसूचित जाति का कोई सबसे बड़ा चेहरा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ा हो, जो फायदा बिल्कुल सही बात विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या कांग्रेस पार्टी को देता। तो मानकर चलिए कि हुड्डा दीपेंद्र से दूर नहीं जा पाए और ना तो ओबीसी को साध पाए ना एससी वोटर्स को साध पाए, जिसका नुकसान ये हुआ कि हुड्डा और कांग्रेस पार्टी जीती बाजी हार गई और परिस्थितियों में अब भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अब भी जातिगत समीकरणों को साधने में हुड्डा नाकाम है। 10 सेकंड में वीरेंद्र जी एक शॉर्ट जवाब आपसे लेना चाहूंगा। राहुल गांधी की सख्ती के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा, संगठन बन गया फिर भी नहीं हो पा रहा, कैसे हो? क्या राहुल का कोई विकल्प होगा या फिर कुछ और? 10 सेकंड्स में सर। देखिए, राहुल गांधी भी क्या कर लेंगे जब नेताओं की महत्वाकांक्षा हावी है
नेता तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो ये महत्वाकांक्षा रहने वाली है। तो राहुल गांधी भी कहाँ देखेंगे जब उनके पास संगठन नहीं है, जब उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। राहुल गांधी हरियाणा में 1 बार आ लेंगे, 2 बार आ लेंगे, लेकिन लड़ाई तो यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लड़नी है। जब स्थानीय कार्यकर्ताओं को मजबूती नहीं मिलेगी, उनका मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं होंगे, तो कांग्रेस कैसे खड़ी हो पाएगी। बिल्कुल बेहद अहम सवाल है, और कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए जो कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए, ये बेहद अहम सवाल है। देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक कितना बड़ा सुधारात्मक कदम पार्टी उठाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।